किसान उसको लेने में वंचित रह जाते हैं। मतलब उनका थ्योरेटिकल नॉलेज तो है कि भाई ये स्कीम है, उसको अप्लाई कैसे करनी है, उसमें क्या क्या कमियां रह जाती है, किस कारण सब्सिडी का पैसा नहीं आता, वो थोड़ी ग्राउंड लेवल की मुख्य बातें हैं। तो किसान अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आपसे इस विषय में पहले बताना चाहूँगा। सबसे पहले किसान के लिए पहले 2-3 साल पहले कोई भी चीज़ें होती थी, उसका आवेदन आप अपने कृषि ऑफलाइन एप्लीकेशन वगैरह होती थी। उसमें क्या है, कोई लिखित में कोई किला नंबर गलत लिखा गया, 16 की जगह 18 लिखा गया, फिर पटवारी रिपोर्ट मान लो किला 7 कनाल 18 मरले का है, लिखने में वो 8 कनाल हो गया। तो उसमें कई दिक्कतें आती थी, सरकार को भी आती थी, विभाग को भी आती थी, आंकड़े सही मिलते नहीं थे। तो उसका समाधान करते हुए सरकार ने एक पोर्टल निकाला है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो 3-4 सालों से काफ़ी प्रचलित है। तो पहले उसमें कमियां होती थी, चल नहीं रहा जी, उठा नहीं रहा, पर हर साल हर रबी खरीफ में उसमें कुछ न कुछ नया बदलाव आ रहा है। पोर्टल अब अच्छी सुचारू रूप से भी चल रहा है। शुरू में किसान पंजीकरण नहीं करवाते थे, अब मौके पे उसमें भी अच्छा खासा पंजीकरण हो रहा है। किसान के लिए पंजीकरण क्यों आवश्यक है? जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी का पैन कार्ड बनाता है, उनके लिए उस कैंडिडेट की आईडी पैन कार्ड है। कृषि विभाग के लिए किसान की आईडी उसका पंजीकरण नंबर है। आप कभी भी विभाग में जाओ कि जी मेरी सब्सिडी नहीं आई, वो नहीं, आपसे नाम भी नहीं पूछते, गांव भी नहीं पूछते, विभाग आपसे पूछता है आपका पंजीकरण नंबर दो। फिर वो उसको ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल के देखते हैं, तो पता चलता है आपने इस चीज़ में अप्लाई किया। तो जो पुरानी जनरेशन है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका लिए थोड़ा ये मुश्किल है। लेकिन अपने बच्चे को भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंपों में लाओ, नई न्यू जनरेशन को भी जोड़ो उनसे। तो ज़रूरी नहीं है सीएससी सेंटर से आप ये करो, घर बैठ के भी पंजीकरण कर सकते हो, बड़ा सरल तरीका है। तो शुरू में ये होता था कि भाई ये कंप्यूटर का काम है, मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे इससे जुड़ोगे आप तो आपको कोई बेनिफिट होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, उसमें जो भी आप ब्यौरा दर्ज करते हो, जैसे आपका कोई नाम है भूप सिंह है, तो आधार कार्ड में जो नाम है, पंजीकरण में, बैंक खाते में, सारे एक तरीके से होने चाहिए जी। आपने आवेदन सही कर दिया और आपकी पेमेंट नहीं है, उसका मुख्य कारण होता है आपका आधार मिसमैच या अकाउंट नंबर सही नहीं होना। दर्ज करते वक्त सीएससी सेंटर से उसका प्रिंट जरूर लो, या उसके सामने बैठ के दर्ज कराओ कि नाम यही लिख, पिता का नाम यही लिख, अकाउंट नंबर में 8 की जगह 0 नहीं लग जाए। उसको अच्छी तरह से जांच के, अगर आप ऑनलाइन डाटा पूरा सही फीड करोगे तो लाभ लेने से दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, सरकार की जो स्कीम है, जैसे बताई मेरा पानी मेरी विरासत, डीएसआर के लिए आवेदन, देसी कॉटन के लिए जो अलग अलग स्कीमें हैं, उसमें एक और कमी रहती है। जैसे धान का कोई गांव है जहां मुख्य फसल धान है, सरकार 2-3 साल से प्रमोट कर रही है, हम भी गांव में जाके कैंप लगाते हैं कि जी आप फसल विविधीकरण करो, धान की जगह दूसरी फसल लो, चाहे नरमा मूंग कोई भी लो, तो आपको लाभ मिलेगा। उसमें क्या है, जैसे उस गांव में नरमा बहुत कम होता है, तो पटवारी जो गिरदावरी करते हैं तब कहे जी फलाने गांव में तो सारा धान ही धान लिखना है। तो जो भी किसान अपना 2 किले 4 किले अलग उस साल करता है, वो किला नंबर, मरबा नंबर नोट करके पटवारी या उसके जो असिस्टेंट काम करते हैं, गिरदावरी करते हैं, उनको जरूर नोट करो। सरकार जो आंकड़ा देखती है, तो आपने पंजीकरण कर दिया, सिर्फ वो ही नहीं देखेगी, वो पटवारी की गिरदावरी से भी मैच करेगी। आपने तो कर ली मेहनत के, मैंने तो मेरे तो 14,000 रुपये आने हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे जब तक पटवारी उसको नरमा नहीं चढ़ाएगा। सभी आवेदन होने के बाद विभाग में एक लिस्ट आती है गांव वाइज हमारे पास, उसका हमें फिजिकल वेरिफिकेशन, जैसे मौके पे उस किले में क्या था, धान की, अब धान की जगह नरमा है या नहीं, वो देखना होता है हमें। उसमें पटवारी भी होता है, नंबरदार जी भी हमारे साथ होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर विभाग का एक बंदा, अलग अलग गाँव में टीम बनती है। आपने जैसे 43 के साथ में धान की जगह नरमा कर दिया, और आपने फार्म भरते वक्त वो एक्चुअल में तो फील्ड में तो 43 के 8 में करा, और उसमें आपको ज्ञान नहीं होने के कारण, किला नंबर की जानकारी नहीं होने के लिए 7 भर दिया, तो आपका उस एकड़ का लाभ नहीं मिलेगा। जो वेरिफिकेशन टीम होती है उसको सिर्फ वो ही किला देखना है, आप वहाँ खड़े खड़े कहते रहना जी ये नहीं था जी, मैंने ये चढ़ा दिया, और वो पास वाला ये आपके सामने नरमा खड़ा है जी देख लो, उस बात की कहीं सुनवाई नहीं है। सुनवाई इसलिए नहीं है कि नौकरी आपको लाभ देने से ज़्यादा सबको अपनी नौकरी प्यारी है। 7,000 के लिए आप कोई ऑनलाइन आंकड़ा गलत नहीं चढ़ाएगा, तो आवेदन करके भी उसको सिरे चढ़ाने के लिए पटवारी को जो विविधीकरण हुआ, वो चेंज हुआ, वो जरूर सूचित करो।
आप कोई भी जिम्मेवारी पटवारी पे रेवेन्यू स्टाफ पे नहीं डाल सकते जी, वो तो उनका काम है, सही देखें। लाभ आपको नहीं मिलेगा, शिकायत की कहीं सुनवाई नहीं है जी। जो पोर्टल पे ऑनलाइन दर्ज हो गया वही है, उसके बाद चक्कर एसडीएम लगाओ चाहे डीसी लगाओ, पोर्टल ही फाइनल माना जाएगा। पटवारी से भी इतनी उम्मीद ना करो, क्योंकि उनके पास एक एक पटवारियों के पास 7-7 गांव है जी। उनको गिरदावरी उनको करनी होती है 20-25 दिनों में, ज्यादा 1 महीने में। 7 गांव की कोई भी पटवारी फिजिकल वेरिफिकेशन गांव ढाणी जाके संभव नहीं है, तो इतनी छोटी मोटी त्रुटि होना वाजिब है। तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी आप विविधीकरण में अपनाओ वो किला नंबर जरूर वही दर्ज करो और पटवारी को नोट कराओ, ताकि वो सही हो सके। जो डॉक्टर जयकिशन जी भी शायद बताने से बताया नहीं बताया, एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। जानकारी इसके बारे में जो 2000 रुपए आते हैं, अभी सरकार ने उसमें सारा बंद कर दिया था और किस्तें काफी जमींदार चक्कर भी काट रहे हैं, ऑफिस ब्लॉक लेवल पे भी सब डिवीजन लेवल पे भी, कि हमारी किस्तें रुक गई नहीं आ रही। तो उसके लिए 2-3 मैं सुझाव देता हूँ, जरूर उनको गांव में सीएससी सेंटर से अप्लाई करो। एक बार सरकार ने सभी की बंद कर रखी है जी, ये मान लो 1 लाख रुपए मान लो बेनिफिशियरी है, सबकी रोक रखी है। सरकार ये कह रही है या विभाग ये कह रहा है कि सबका ई-केवाईसी जरूरी है। ई-केवाईसी होता है कि मतलब आप वहाँ सीएससी सेंटर जाके या पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ एक काउंटर लगा होगा, वहाँ जाके अपना आधार नंबर ले जाओ, उनको अंगूठा लगा के फिंगरप्रिंट से वो वेरीफाई करते हैं ये आदमी जीवित है, या मतलब जो भी इनकी प्रक्रिया है कि ये वेरिफिकेशन हो गया ये आदमी मौके पे है। कोई ये ना सोचे मेरा बंद होएगी फिर जाऊंगा, वो सबको 100% करनी है, चाहे वो उसकी रेगुलर आ रही है। फिर ऑफिस आके पता करोगे फिर भी हम यही बात बताएंगे। तो इस मंच से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, गांव में जो आपके जानकार वगैरह जितने भी है सबका ई-केवाईसी जरूर करो। समझ रहे हो जी? ई-केवाईसी किसी को अंगूठा लग के शायद ओटीपी से होता है नहीं होता, मुझे जानकारी नहीं, वो भी सीएससी सेंटर से संपर्क। मोबाइल से भी होती है तो अपने वो उसमें आ जाएगा जी, आपका सक्सेसफुली हो गया। दूसरी बात, आपने जैसे मोबाइल से करा तो संबंधित ब्लॉक में आप जाके अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक करवा सकते हैं कि भाई मेरी हुई कि नहीं, उसमें हमें पता चल जाता है। अब आधार आगे बता रहा हूँ, जैसे ई-केवाईसी वाला है, जैसे मान लो वो हो गया, ई-केवाईसी हो गया। दूसरा कारण नहीं आने का है कि लैंड मैपिंग, मतलब आपकी जो सरकार ने वापस नए सिरे से करा है कि जिस किसान की जो जमीन है किला नंबर मरबा नंबर वापस उस पोर्टल पे चढ़ाया जाए। तो उसका तरीका है, जैसे किसी की आधार कार्ड में स्टेटस चेक करा हमने या किसी सीएससी सेंटर से कराया, उसमें आ रहा है लैंड मैपिंग में नो लिखा हुआ आ रहा है मान लो कहीं, तो लैंड मैपिंग में नो है तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड और फड़द, लेटेस्ट फड़द जिसमें किला नंबर मरबा नंबर हो, वो संबंधित अपने कृषि अधिकारी कौन, आपके गांव में आजकल सुपरवाइजर भी कार्यरत हैं, एटीएम बीटीएम जो पुराने आप जुड़े हुए हो वो अपना बता देगा आपके गांव में किसकी ड्यूटी है। आपको वो पता नहीं तो कभी भी खंड कार्यालय में आके पता कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार वो आधार कार्ड लेके इधर उधर ना आना पड़े। आप संबंधित को व्हाट्सएप करो, वो 1-2 दिन में स्टेटस चेक करके आपको रिप्लाई कर सकता है, अनावश्यक रूप से ऑफिसों में आना जाना नहीं पड़े। तो लैंड मैपिंग वो जिसकी ड्यूटी है वो आपका किला नंबर मरबा नंबर जांच के उसमें चढ़ा देगा। चढ़ाते ही जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन अपडेट हो जाए, हो सकता है अगले दिन हो जाए, हो सकता है 15 दिन ना हो। आप अपने आंकड़े देके 15-20 दिन वेट करो, क्योंकि ये सारे आंकड़े जाते हैं चंडीगढ़ पोर्टल पे, वो उसको 15 दिन में करते हैं, 2 महीने में करते हैं, उनका भी आके वो सारे आंकड़े एनआईसी में भेजने होती है, अंदर की लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, तो वो जब भी करते हैं तब अपडेट हो जाते हैं। तीसरा मुख्य कारण होता है कि जी किस्त आ रही है आपको पता नहीं, आपका खाता नंबर चेंज हो गया। खाता नंबर चेंज मतलब पहले आपकी आ रही थी एक्सिस बैंक में, मान लो किस्त लगातार 8-9 किस्तें एक्सिस बैंक में आई, फिर अब किस्त तो आ रही है आपको पर आप एक्सिस बैंक ही संभाल रहे हो अपना, जबकि वो आ रही है सेंट्रल बैंक में। ऐसा क्यों होता है कि सरकार ने एक ऑप्शन ओपन करा है सभी बैंकों में कि आधार लिंक पेमेंट आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। उसमें एक्सिस बैंक में जो आपका खाता आ रहा था, किस्त आ रही थी, उसका आपने ऑफ कर रखा या बैंक में सिस्टम जाके ऑन नहीं करवाया कि मैं इसमें चाहता हूँ। सेंट्रल बैंक वाला सरकार ने ऑन किया हुआ था और अपना आप उठा लिया। तो आपके जो 2-3 खाते हैं ना, सबको जांच लें कि भाई मेरी किस में आ रही है, एक्सिस में नहीं आ रही है तो जरूर दूसरे में आएगी।
वो आप संबंधित जिसकी ड्यूटी है उससे भी पता चल कर सकते हो। और 10-15 दिन बाद उसमें ऑन कराने के बाद सेंट्रल बैंक में जाके उनको कह दो मेरे आधार लिंक फैसिलिटी को बंद कर दें। फिर सरकार वो सेंट्रल बैंक में नहीं डाल सकती, जो ओपन आपका अकाउंट होगा एक्सिस बैंक का जब भी ओपन होगा उसमें आने लग जाएगी। ये स्थिति क्लियर है जी। इसमें पात्रता किसकी है या किसकी नहीं है वो कैसे पता चले, स्कीम एग्जैक्टली है क्या? तो स्कीम ये है जी, सरकार ये कहती है कि 1 फरवरी 2019 से पहले का जिसके नाम मालिकियत है जमीन की वो इस स्कीम का पात्र है। कई किसान आते हैं जी भी जमीन 2020 के मालिक बना है कि जी मेरी भी बनवा दो या जो भी है, पोर्टल लेगा भी नहीं जी उसको, और फालतू कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, उसकी पेंशन नहीं बनेगी। गलती से कोई बना भी लेगा तो वो अधिकारी भी खतरे में है और उसकी फार्मर की रिकवरी भी होगी। तो ऐसा काम ना करें, न करवाने की कोशिश करें। दूसरा, पति पत्नी दोनों में से एक पात्र है उसमें, चाहे जो भी पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहे मेल हो फीमेल हो, पति हो या पत्नी हो, जो पहले पात्र है उसके अगर पति उसका बाद में पात्र है तो वो भी गलत है जी। आप अपनी स्वेच्छा से खंड कार्यालय में जिसका गांव में ड्यूटी है उसको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे पति पत्नी दोनों की आ रही है, तो वो जो बंद करवाना चाहता है अपनी स्वेच्छा से आवेदन से बंद कर सकते हैं। स्वेच्छा से नहीं करने पे भी सरकार फैमिली आईडी से जो कपल है या पति पत्नी है उनका अपना आप भी बंद कर रही है। तीसरा, जो टैक्स पे ही है, जिनका टैक्स बनता है, सरकार टैक्स काटती है, वो भी इस स्कीम के पात्र नहीं है। एक इसमें ये है, जैसे कोई किसी के दादा दादी या माता पिता पेंशन दोनों में से एक कोई ले रहा था, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में 1 फरवरी 2019 वाली टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जो बेनिफिशियरी है और उनकी मृत्यु होने पे उनके बच्चों को इंतकाल से जो जमीन आ रही है उसमें 1 फरवरी 2019 का आपको इंतजार नहीं करना, आप उसका आवेदन भर सकते हो। आवेदन कैसे करना है? एक फार्म होता है, आपको कृषि विभाग CSC सेंटर से मिल जाएगा। उस पर पटवारी रिपोर्ट, नंबरदार रिपोर्ट करवा के एक एफिडेविट लगता है कि मैं टैक्स नहीं देता, मेरी पत्नी को नहीं मिल रही है, वो लैंग्वेज है कुछ, कोई राजकीय पद पे नहीं हूँ, ऐसा एफिडेविट है, वो लगा के और अपने खंड कृषि कार्यालय ऑफिस में देना है। उसके साथ लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर हैं उन सबके आधार कार्ड। तो ये तो मुख्य स्कीम थी। और जैसे किसी के पेरेंट्स या मान लो जिनको पात्र मृत्यु हो गई लेकिन वो पात्र नहीं थे और उनको विरासत में जमीन आ रही है, तो वो विरासत वाले केस में नहीं माने जाएंगे। उनकी पात्रता सरकार अगर डेट एक्सटेंड करती है तो ही होगी। मतलब विरासत में वो केस है उसमें माता पिता या दादा दादी में से कोई एक उस स्कीम का लाभ ले रहा हो। आ रही है जी बात समझ में? तो ये तो जो किसान के लिए जो जरूरी बातें थी कि भाई कोई स्कीम का लाभ लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब एक मेरे पास छोटा सा टॉपिक है भाई